विद्यार्थियों का गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों, मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारणों का डिटेल से हम पढ़ेंगे। मुग़ल साम्राज्य के पतन के क्या कारण रहते हैं, आओ हम बोर्ड पर पढ़ें। मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण। मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण। यहाँ मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारणों में सर्वाधिक उत्तरदायित्व औरंगजेब को माना जाता है। अधिकांश इतिहासकारों का कहना है कि मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण में औरंगजेब की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण रहती है। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में कुछ ऐसी नीतियों और प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया था जिस वजह से मुग़ल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हुआ था। यहाँ हम मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारणों में सबसे पहला कारण हमने औरंगजेब को लिया है। मैं ये आपको बता दूं बच्चों, मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारणों को बताने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुग़ल वंश का पहला शासक कौन होता है। मुग़ल वंश का पहला शासक बाबर होता है। बाबर का समय काल क्या रहता है, 1526 से 1530 रहता है। बाबर के बाद मुग़ल सम्राट कौन आते हैं, बाबर के बाद मुग़ल सम्राट हुमायूं आते हैं। 1530 से 1556 ईस्वी इनका शासनकाल रहता है। यहाँ हुमायूं की बात करें तो हुमायूं के शासनकाल को 1530 से 1540 तक माना जाता है। 1540 से 1555 भारत से इनका पलायन हो जाता है। यहाँ मुग़ल राजनीति में जो ये 1540 से 1545 यहाँ एक अफ़गान वंश की स्थापना होती है और 1540 से 1545 दिल्ली सल्तनत के दिल्ली दरबार में अफ़गानों का शासन होता है। अफ़गानों में आपने नाम सुना होगा बच्चों, शेर शाह सूरी का नाम। शेर शाह सूरी के प्रशासनिक सुधार मध्यकालीन भारत में फेमस माने जाते हैं। जिस तरह फ़िरोज़ तुगलक ने अपने राज्य में सुधार किया था, उसी तरह शेर शाह सूरी ने भी अपने राज्य में प्रशासनिक सुधार किए थे। शेर शाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों की तुलना अकबर के प्रशासनिक सुधारों से की जाती है। अकबर जितना महान था, क्या उतना ही महान शेर शाह सूरी था? क्या उतना ही महान फ़िरोज़ तुगलक था? यदि हम आलोचनात्मक विश्लेषण करें तो बच्चों, मैं ये कहना चाहूँगा कि फ़िरोज़ तुगलक एक सामान्य दर्जा का शासक था। और जहाँ शेर शाह सूरी की बात करें तो शेर शाह सूरी का समय एक अल्पकालीन समय होता है। और जहाँ अकबर महान की बात करें तो अकबर महान ने मुग़ल वंश की जो नींव बाबर ने रखी थी, मुग़ल वंश की जो नींव बाबर ने रखी थी, उस नींव को सुदृढ़ करने वाला, उस पर महल बनाने वाला और कोई नहीं था, वो अकबर महान था। वो मुग़ल सम्राट अकबर महान था। मुग़ल सम्राट अकबर की शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती है। मुग़ल सम्राट अकबर ने प्रशासनिक क्षेत्र में जो कार्य किया, मुग़ल सम्राट अकबर ने जो सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य किया, मुग़ल सम्राट अकबर ने जो आर्थिक क्षेत्र में जो कार्य किया, मुग़ल सम्राट की जो वैवाहिक नीति है, मुग़ल सम्राट का दरबार में जो राजनीति है, मुग़ल सम्राट का जो धार्मिक नीति है, जो धर्म के मामले में जो दीवाने को ही इबादत खाना बनाया था, सभी धर्मों के लिए, सभी धर्मों को अपनाने के लिए द्वार खोल दिए थे। जो अपनी विचारधारा से, जो अपने मस्तिष्क से
इतना बड़ा एक महान सम्राट था, उसकी शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती है बच्चों। यहाँ तीसरे नंबर का कौन है? अकबर है, मुग़ल सम्राट अकबर है। और अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहता है। अकबर के बाद मुग़ल राजनीति में चौथे सम्राट कौन होते हैं? चौथे सम्राट जहांगीर आते हैं। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1628 होता है। जहांगीर के बाद मुग़ल राजनीति में शाहजहाँ का आगमन होता है। शाहजहाँ का आगमन होता है। शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या होता है? खुर्रम होता है। जहांगीर के बचपन का नाम क्या होता है? सलीम होता है। अकबर को शेखू बाबा कहा जाता था। हुमायूं का पूरा नाम क्या होता है? और बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर होता है। नासिरुद्दीन हुमायूं होता है। यहाँ हम मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारणों में अगर देखा जाए तो जहाँ से नींव शुरू होती है और जहाँ पर विकास शुरू होता है, जहाँ से नींव शुरू होती है और जहाँ पर महल का निर्माण होता है, और महल के निर्माण के बाद उसमें धीरे धीरे उस महल के जो या एक वटवृक्ष जो होता है, एक पौधे के रूप में मुग़ल साम्राज्य का नींव रखा था। कौन? बाबर रखा था। और अकबर ने उस पौधे को हरा भरा किया है। हरा भरा करके उसको वटवृक्ष के रूप में बदला है। अब इस वटवृक्ष का जो जहांगीर और शाहजहाँ के समय धीरे धीरे इस वटवृक्ष जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? वीक हो रहा है। इसके पत्ते क्या हो रहे हैं? सूख रहे हैं। और शाहजहाँ का समय काल रहता है 1628 से लेके 1658 ईस्वी तक रहता है। शाहजहाँ के अंतिम काल में उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। यहाँ शाहजहाँ के 4 पुत्र थे। पहला पुत्र कौन था? दूसरा पुत्र कौन था? तीसरा पुत्र कौन था? और चौथा पुत्र कौन था? पहले पुत्र का नाम दारा होता है, दूसरे पुत्र का नाम सूजा होता है, तीसरे पुत्र का नाम मुराद होता है और चौथे पुत्र का नाम औरंगजेब होता है। औरंगजेब अपने 3 भाइयों का कत्ल करके सिंहासन पर आसीन हुआ था। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार होता है। पहला राज्याभिषेक सामूगढ़ के युद्ध के बाद जुलाई 1658 में होता है और दूसरा दारा शिकोह की मौत के बाद दूसरा राज्याभिषेक किया जाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं मुग़ल साम्राज्य के पतन की। शाहजहाँ के अंतिम समय में शाहजहाँ को शाह बुर्ज महल में, जो आगरा के ताजमहल के सामने एक बुर्ज होता है, शाह बुर्ज महल बना होता है, उसी महल में लगभग 8 सालों तक शाहजहाँ को कैद रखा जाता है। और इस कैद में शाहजहाँ इसी कैद में रहते हैं। यहाँ बच्चों शाहजहाँ की सेवा करती है। 1658 में शाहजहाँ की मृत्यु के बाद औरंगजेब का शासनकाल कितना रहेगा? औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी रहता है। यहाँ हम अधिकांश विद्वानों के अनुसार ये कहा जाता है कि औरंगजेब मुग़ल वंश का अंतिम शासक के रूप में इसको माना जाता है। वैसे ये अंतिम शासक नहीं है। औरंगजेब के बाद मोहम्मद शाह आता है, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह आते हैं, मोहम्मद शाह आते हैं, जहांदार आएंगे, फरुखसियर आते हैं, रबिया-उद-दौरान आते हैं, शाह आलम सेकंड आते हैं, अहमद शाह आते हैं, मोहम्मद शाह आते हैं, अकबर सेकंड आते हैं
और बहादुर शाह जो 1857 की क्रांति के जो नेता होते हैं वो अंतिम मुग़ल वंश के शासक होते हैं। जहाँ 1526 ईस्वी में मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी थी, वो 1857 में 1857 की क्रांति में मुग़ल साम्राज्य का पतन होता है। मुग़ल साम्राज्य फाइनली रूप से समाप्त होता है 1857 में। सारे क्रांतिकारियों ने नेता बना दिया था। किसको नेता बना दिया था बच्चों? बहादुर शाह को नेता बना दिया था। बहादुर शाह को शायरी लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। यहाँ हम देख रहे हैं औरंगजेब के कुछ ऐसी नीतियाँ थी जिसकी वजह से मुग़ल साम्राज्य का पतन होता है। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में ऐसे कौन सी प्रशासनिक नीतियों को लागू किया था जिस वजह से मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया था? अगर हम भारत के नक्शे का प्रतीकात्मक रूप से देखा जाए तो यहाँ ये कौन सा एरिया है बच्चों? यहाँ राजपूताना है, यहाँ कौन का शासन है? यहाँ मराठाओं का मराठा शासन है। यहाँ ये कौन सी जगह है? ये महाराष्ट्र है। यहाँ इधर बंगाल बिहार बंगाल का क्षेत्र है। ये उड़ीसा का क्षेत्र है। यहाँ अगर देखा जाए बच्चों उड़ीसा का है। यहाँ फ्रांसिस अपने पावर में होती है। इधर गुजरात में कौन है? अंग्रेज़ों का आगमन होता है। यहाँ दिल्ली का सम्राट कौन होता है? दिल्ली का सम्राट कौन होता है बच्चों? दिल्ली का सम्राट औरंगजेब है। उत्तर पश्चिम भारत में औरंगजेब की क्या नीति रहती है? उत्तर पूर्वी दिशा में औरंगजेब की क्या नीति रहती है? आसाम में एक कौन सी जाति होती है? अहोम जाति होती है। दक्षिण भारत में यहाँ बीजापुर का राजा आदिल शाह होता है, अली आदिल शाह होता है। यहाँ गोलकुंडा का राजा कुतुब शाह होता है। यहाँ अहमदनगर का राजा अहमद शाह होता है। यहाँ बीदर है। औरंगजेब के समय औरंगजेब ने अपने दरबार में एक फरमान पास किया था और फरमान पास करने के साथ ही संगीत प्रथा पर सबसे पहले रोक लगा दी थी। औरंगजेब सुन्नी धर्म से होता है और कट्टर मुस्लिम धर्म को ये मानते हैं। औरंगजेब अपने आप को कट्टर मुस्लिम धर्म का मानता है। औरंगजेब ने अपने इतिहास के अंदर कानून इस्लाम धर्म के कानून के शरीयत के आधार पर अपने दरबार में नियमों को लागू किया था और कट्टर सुन्नी धर्म के साथ साथ इस्लाम धर्म के आधार पर इस्लाम धर्म में संगीत सुनने को अपराध माना जाता था, गैर कानूनी माना जाता था। इसीलिए औरंगजेब ने सबसे पहले संगीत प्रथा पर रोक लगा दी थी और संगीत प्रथा पर रोक लगा देने से यहाँ संगीत का महत्व अंतिम समय में बहुत कम हो जाता है। औरंगजेब ने अपने दरबार में दूसरे नंबर का जो कार्य किया था वह यह था, यहाँ के चित्रकला के जो प्रेमी थे उन सभी को यहाँ से पलायन कर दिया था। सारे चित्रकार यहाँ दिल्ली को छोड़कर सभी राजपूताना में आ गए थे और राजपूताना में इनको आश्रय प्राप्त होता है।
चित्रकला के खिलाफ था। जहाँ चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर कहलाते थे, वहीं चित्रकला के खिलाफ औरंगजेब थे। औरंगजेब चित्रकला को पसंद नहीं करते थे। औरंगजेब झरोका दर्शन को पसंद नहीं करते थे। औरंगजेब संगीत प्रथा को पसंद नहीं करते थे। औरंगजेब ने उत्तर भारत में, औरंगजेब ने पूर्वी भारत में, औरंगजेब ने पश्चिमी भारत में, औरंगजेब ने दक्षिण भारत में तो औरंगजेब की कब्र बन गई थी बच्चों। चारों दिशाओं में औरंगजेब ने सभी लोगों से दुश्मनी मोल ले ली थी। सब लोगों को अपना दुश्मन बना लिया था। वो हिंदुस्तान के शहंशाह थे और वो हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान के लोगों को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते थे। वो औरंगजेब का एक काल था। औरंगजेब स्वयं एक काल थे। औरंगजेब ये सभी लोगों को, सबको अपना मित्र बनाकर नहीं चलते थे। जिस तरह अकबर ने मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो नीति अपनाई थी, वही नीति औरंगजेब अपने समय काल में नहीं अपना सके। बस यही कारण है कि औरंगजेब को भी मुग़ल साम्राज्य के अनेक कारणों में एक कारण माना जाता है। यहाँ हम राजपूताना, यहाँ हम बात कर रहे हैं चित्रकला। सारे चित्रकला के जो प्रेमी थे वो सारे कहाँ पहुँच जाते हैं? वो राजपूताना में पहुँच जाते हैं। और राजपूताना के मेवाड़ के राजा कौन होते हैं और मारवाड़ के राजा कौन होते हैं, उनके पास चले जाते हैं। मेवाड़ के राजा राज सिंह होते हैं और मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह होते हैं। तीसरे नंबर की अगर बात की जाए तो औरंगजेब ने उत्तर भारत में अपने दरबार में झरोका दर्शन बंद कर दिया था। यहाँ जिस तरह से राजपूताना के आमेर महल में राजपूत वीरांगनाएं और राजपूत महिलाएं पशुओं का मल्ल युद्ध देखकर झरोका दर्शन करती थी, राजा महाराजाओं के झरोका दर्शन किया जाता था। यह झरोका दर्शन अब औरंगजेब के समय इसको बंद कर दिया गया था। जहाँ तुलादान की प्रथा अकबर ने शुरू की थी, वो तुलादान की प्रथा को औरंगजेब ने बंद कर दिया था। औरंगजेब ने यहाँ हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा था। हालांकि औरंगजेब हिंदुओं से बहुत नफरत करता था, लेकिन उसके दरबार में हिंदुओं को उच्च पद पर रखने वाला, सर्वाधिक हिंदुओं को उच्च पद पर रखने वाला औरंगजेब ही होता है बच्चों। कौन होता है? औरंगजेब ही होता है। यहाँ मुग़ल साम्राज्य के पतन के इतिहास में औरंगजेब को उत्तरदायी ठहराया जाता है, उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। राजपूताना के समय मेवाड़ का राजा कौन है? मेवाड़ का राजा राज सिंह होता है। यहाँ मारवाड़ का राजा कौन है? मारवाड़ का राजा जसवंत सिंह होते हैं। यहाँ मेवाड़ में राज सिंह और औरंगजेब के बीच विवाद का क्या कारण रहता है? विवाद का कारण रहता है चारुमती। औरंगजेब इस चारुमती से विवाह करना चाहते हैं और इधर चारुमती राज सिंह से विवाह करना चाहती है। बड़ी असमंजस की ये घड़ी होती है बच्चों। यहाँ चारुमती ये चाहती है कि हमारा विवाह हम राज सिंह से प्रेम करते हैं, हमें राज सिंह से विवाह करना है। लेकिन औरंगजेब, मुस्लिम शासक औरंगजेब कहते हैं कि नहीं, चारुमती पर हमारा अधिकार है और चारुमती हम उनसे निकाह करना चाहते हैं। और इस तरह
एक समय ऐसा आता है कि चारुमती राज सिंह से विवाह कर लेती है। बस यही पहला कारण माना जाता है। दूसरा कारण एक और माना जाता है, यहाँ पे एक और कारण माना जाता है। वीर दुर्गादास का नाम सुने हो बच्चों? वीर दुर्गादास राठौड़। मारवाड़ के इतिहास में वीर दुर्गादास राठौड़ का नाम सुने हो। मारवाड़ में राठौड़ वंश होता है। यहाँ जसवंत सिंह की कहानी को अगर शुरू किया जाए तो दूसरा कारण क्या रहेगा? अजीत सिंह को शरण देना। अजीत सिंह को शरण देना। राज सिंह ने अजीत सिंह को शरण दी थी और इसी वजह से औरंगजेब और राज सिंह के बीच विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। और यह अजीत सिंह 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मारवाड़ के राजा बनते हैं। मारवाड़ के राजा बनते हैं। यहाँ हम मेवाड़ के राज सिंह की घटनाओं को देखने के बाद मारवाड़ के इतिहास को अगर देखा जाए तो जसवंत सिंह औरंगजेब की प्रारंभिक समय में नहीं बनती थी। प्रारंभिक समय में जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया था जब शाहजहाँ के अंतिम समय में उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था, और उस समय जसवंत सिंह धर्मत के युद्ध में दारा शिकोह का साथ दे रहे थे। इसी वजह से जसवंत सिंह और औरंगजेब में आपस में नहीं बनती थी। लेकिन बाद में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को क्षमा कर दिया था और इसको मनसबदार बना दिया था। 7,000 का मनसबदार बनाया था। ये मनसबदार क्या होता है बच्चों? मनसबदार प्रथा किसने शुरू की थी? मुग़ल सम्राट अकबर ने शुरू की थी। 1567 में अकबर ने मनसबदारी प्रथा को शुरू किया था। अकबर ने अपने दरबार के अंदर जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे, जो सब सामाजिक विभाग होता था, आर्थिक विभाग होता था, राजनीतिक विभाग होता था, सभी विभाग में जो अधिकारी होते थे, सभी अधिकारियों को मनसबदार कहते थे। यहाँ मनसबदार को शुरू करने वाला अकबर, मुग़ल सम्राट अकबर महान था। मनसबदार 10 से लेके 10,000 तक होता था। मनसबदार की 3 श्रेणियां होती थी। यहाँ हम बात कर रहे हैं जसवंत सिंह की। जसवंत सिंह को क्षमा करके अपना सूबेदार बना दिया था। एक रोज की बात थी बच्चों, जसवंत सिंह लाहौर से दिल्ली की तरफ लौट रहे थे। लाहौर से दिल्ली की तरफ लौट रहे थे। 1678 में जसवंत सिंह का लाहौर में देहांत हो गया था। जसवंत सिंह की 2 पत्नियां थी और जसवंत सिंह की 2 पत्नियों ने 2 पुत्रों को जन्म दिया था। पहले पुत्र का क्या नाम था और दूसरे पुत्र का क्या नाम था? पहले पुत्र का नाम होता है अजीत सिंह और दूसरे पुत्र का नाम होता है थल दमन। यहाँ अजीत सिंह और थल दमन ये दोनों रानियाँ दिल्ली की तरफ औरंगजेब के दरबार में पहुँचे थे। औरंगजेब ने बड़े सम्मान के साथ इन्हें अपने यहाँ शरण दी थी और मारवाड़ राठौड़ सैनिक भी इनके साथ थे। राठौड़ सैनिक औरंगजेब की चाल को समझ गए थे और राठौड़ों ने ये पूरी तरह से ये सोच लिया था। राठौड़ों को जब ये पता लग गया था कि औरंगजेब मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह सिंहासन पर आसीन होंगे और जन्म के समय दल धमन का जन्म होते ही देहांत हो गया था, अब केवल अजीत सिंह बचे थे और औरंगजेब ये नहीं चाहता था कि मारवाड़ का उत्तराधिकारी जीवित रहे और वो अपने जीवन काल में ही अजीत सिंह को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देना चाहते थे। इस वजह से
राठौड़ सैनिकों को जब शंका हो जाती है, और राठौड़ सैनिकों को जब शंका हो जाती है बच्चों, तो वीर दुर्गादास राठौड़ के सहयोग से दोनों रानियों को और पुत्र अजीत सिंह को दिल्ली दरबार से निकाला जाता है, और जैसे तैसे इनको मारवाड़ में पहुंचाया जाता है। मारवाड़ में पहुंचाने के बाद वीर दुर्गादास राठौड़ और मुग़ल सैनिकों में निरंतर संघर्ष चलता रहता है, और ये मारवाड़ मुग़ल संघर्ष कहलाता है। मारवाड़ मुग़ल संघर्ष में कभी मुग़ल सैनिक पराजित होते हैं तो कभी मारवाड़ के सैनिक पराजित होते हैं, और इस तरह यहाँ मेवाड़ के साथ औरंगजेब का शत्रुता रहता है, मारवाड़ के साथ औरंगजेब की शत्रुता रहती है। मेवाड़ और मारवाड़ को देखने के बाद अगर हम मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारणों को देखा जाए तो पहला कारण औरंगजेब बताया था। दूसरा कारण औरंगजेब की 1707 में मृत्यु के बाद यहाँ के जितने भी शासक होते हैं वो अयोग्य शासक होते हैं, इस वजह से मुग़ल साम्राज्य का पतन होता है। बहादुर शाह यहाँ के नए सुल्तान बनते हैं। जयसिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की जाती है। केंद्रीय सत्ता, अगर तीसरा कारण देखा जाए तो केंद्रीय सत्ता का कमज़ोर हो जाना, केंद्र की जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, केंद्र का वित्त विभाग है, विदेशी विभाग है, पत्राचार विभाग है, न्याय विभाग है, धार्मिक विभाग है, सामाजिक विभाग है। यहाँ केंद्र के साथ साथ प्रांतीय व्यवस्था में भ्रष्टाचार का जन्म होता है। यहाँ बच्चों वजीरों की राजनीति शुरू हो जाती है। चौथा रीजन क्या रहेगा? वजीरों की राजनीति शुरू हो जाती है, और वजीरों की राजनीति से ही यहाँ दिल्ली दरबार में नए नए राजाओं का आगमन होता है, और वजीरों की वजह से ही यहाँ एक के बाद एक नए नए मुग़ल शासक आते हैं, और इस तरह मुग़ल साम्राज्य एक पतन के कागार पर चलता जाता है। गुटबाजी शुरू हो जाती है। इन्हीं गुटबाजी से और इसी जर्जर व्यवस्था से मुग़ल साम्राज्य में दक्षिण भारत के मराठों का उत्तर भारत में निरंतर हस्तक्षेप होता रहता है। मराठों ने पंजाब की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। पंजाब और मुल्तान पर अफगानों का शासन था। होलकर के साथ मिलकर तुकोजी ने पंजाब, लाहौर को जीत लिया था। यहाँ अगर देखा जाए तो मराठों के निरंतर आक्रमण से 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, और पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली, तारीख क्या है बच्चों? 14 जनवरी 1761 है। मराठों का सर्वनाश हो जाता है। पानीपत के युद्ध में पहला नंबर पे कौन है और दूसरे नंबर पे कौन है? पहले पक्ष में अहमद शाह अब्दाली होते हैं, और दूसरे नंबर पे कौन होता है? सदाशिव राय होता है। बाजीराव का बेटा विश्वास राव होता है। ये युद्ध में आहत होते हैं। इब्राहिम गार्दी तोपखाने का नेतृत्व करने वाला होता है। यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों, मराठों का यहाँ सर्वनाश हो गया था। मुग़ल साम्राज्य के पतन के साथ साथ मराठों का भी यहाँ पतन होता है, और एक के बाद एक नए मुग़ल सम्राट आते हैं।
अंग्रेज़ों के समय यहाँ मुग़ल सम्राट शाह आलम होता है, शाह आलम सेकंड होता है। शाह आलम सेकंड के साथ 1764 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी। शाह आलम अब अंग्रेज़ों के संरक्षण में चला गया था। अब यहाँ अंग्रेजी शासन शुरू हो गया था भारत में। अब यहाँ भारत में अंग्रेज़ों की प्रशासनिक व्यवस्था शुरू हो गई थी, अंग्रेज़ों की भू राजस्व व्यवस्था शुरू हो गई थी, अंग्रेज़ों का न्यायिक